आज सतमोला कवियों की चौपाल, जब ये एपिसोड आपके बीच में आएंगे उस समय अगस्त माह आ चुका होगा, क्योंकि हमारे एपिसोड कुछ पाइपलाइन में पड़े होते हैं, पहले से तैयार रहते हैं। तो ये जो 5 एपिसोड आपके सामने आएंगे अगस्त में आएंगे, और 15 अगस्त को बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं, 15 अगस्त 2026 को आपका ये अपना शो 23 वर्ष का हो जाएगा। जा जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करें। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है, सतमोला कवियों की चौपाल के आज हमारे टीवी शो पर, इस विशेष अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं मेरे बड़े भाई श्री रामनिवास गोयल जी, पूर्व विधानसभा माननीय अध्यक्ष दिल्ली। आप एक कहते हैं ना, जो व्यक्ति स्वभाव से सक्रिय निरंतर रहता है वो कभी रिटायर नहीं होता। आप 2013 से आप महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान नाम से आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं अपने दोनों मानद निदेशक, बल्कि अब 3 हो गए हैं हमारे बीच में मानद निदेशक उपस्थित हैं, मैं अक्षय कुमार अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा वह अंगवस्त्र पहना करके आदरणीय रामनिवास गोयल जी का अभिनंदन सर सामने जोरदार ताली के साथ। मैं नीरज जी से, नीरज गुप्ता जी हमारे दूसरे मानद निदेशक से निवेदन करूंगा कि वह, नीरज त्यागी जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हमारी नई मानद निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र नंदा, आप सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम बनते हैं उसकी आप प्रिव्यू कमेटी के आप लंबे समय तक मेंबर रही। मैं खुद सूचना प्रसारण मंत्रालय में 10 वर्ष फिल्म समारोह समिति का मैं प्रिव्यू कमेटी मेंबर रहा, इसलिए हम आपस में साथी हैं। और आप गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हैं और मानद निदेशक बनी, हम अभी आपका भी स्वागत करेंगे। जोरदार ताली के साथ आप भाई साहब को एक जोरदार तालियों के साथ। पर्यटन विकास की ओर अग्रसर श्योपुर पुस्तक है, बहुत ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत अच्छी पुस्तक है। अशफाकर्षी जी हमारे साथ 17 वर्ष पूर्व जुड़े थे, और ये सतमोला कवियों की चौपाल संस्थान का आपने जो इतना विश्वास दिया, आपका विश्वास हमारे साथ बरकरार है, उसका कारण यही है। कोई 17 वर्ष से आ रहा है, कोई 23 वर्ष से आ रहा है, कोई अभी जुड़ा है, तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि आप हमारे साथ निरंतर हमारे साथ विश्वास बनाए रखें। ये 1 वे ट्रैफिक नहीं होता, ये 2 वे ट्रैफिक रहता है। हमारा विश्वास, आपका विश्वास और हमारा व्यवहार। तो बहुत बहुत बधाई आपको अशफाक जी, धन्यवाद। आइए। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कैथल इकाई के संयोजक सतपाल पराशर जी आनंद कैथल से हमारे बीच में पधारे हैं, और सभी बहुत अच्छी किताब है ये, सुरेखा हरियाणवी दोहा सतसई है। जहाँ जोरदार तालियों के साथ सतपाल पराशर जी आनंद जी को बहुत बहुत बधाई, और आगे भी आपकी कृति आती रहे। धन्यवाद। भावों की भागीरथी अभिनंदन गुप्ता जी की ये श्रेष्ठ कृति है, जोरदार ताली के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। ठीक, मैं अभिनंदन गुप्ता जी के स्वागत के लिए आदरणीय रामनिवास जी से निवेदन करूंगा अंगवस्त्र पहना करके।
दिनेश दीक्षित संघर्षी, ये आगे दिनेश दीक्षित संघर्षी चित्रकूट धाम से। जा जोरदार ताली के साथ। सतपाल परेशर आनंद जी कैथल से, आइए आप भी हमारे साहित्य परिषद कैथल से हैं। हमारे सहायक निर्माता पंकज जी, अभी करा रह जाएंगे, आप दोनों रह जाओगे ना। आओ आओ प्रशांत अवस्थी हमारे सहायक निर्माता कानपुर से। पंकज का हाँ, और हमारे मानद निदेशक श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी। नीरज जी आपका होगी ना? अच्छा, नीरज त्यागी जी आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल के इस विशेष कार्यक्रम में, ये हमारा विशेष कार्यक्रम का एक सेगमेंट रहता है जिसको हम पॉडकास्ट भी आजकल के साधारण बोलचाल में बोला जाता है। और आकाशवाणी के आप हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, नीरज त्यागी जी, आप जानते हैं हम उसको भेंट वार्ता बोलते हैं। और आकाशवाणी अभी 90 साल का अपनी वर्षगांठ मना रहा है। और भेंट वार्ता आकाशवाणी में होता था और वही भेंट वार्ता और परिचर्चा दूरदर्शन में होती थी। और आजकल जो सोशल मीडिया से एक शब्द निकल के आया उसको पॉडकास्ट बोलते हैं, लेकिन मैं तो उसको भेंट वार्ता ही मानता हूँ। मेरा बड़ा आज आनंद का दिन है कि आज हमारे टीवी शो पर पधारे हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका नाम होता है श्री रामनिवास गोयल। रामनिवास गोयल जी, आप पूर्व में दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे 10 वर्ष। 1993 में आप पहली बार विधायक चुने गए थे दिल्ली में, और दिल्ली फायर सर्विस के आप चेयरमैन भी रहे। और आपका जो राजनीतिक जीवन है बहुत ही संघर्ष का रहा, उतार चढ़ाव का रहा, लेकिन आप शिखर तक आप पहुँचे, राजनीतिक के शिखर तक पहुँचे। साथ साथ आप अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे, धार्मिक संगठनों से जुड़े रहे, और आप वर्तमान में एक दिल्ली में सुप्रसिद्ध दिल्ली सीमा क्षेत्र में एनसीआर में आप वर्तमान में आप महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान मास हॉस्पिटल के आप चेयरमैन हैं। आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद। भाई साहब, आपसे बातचीत करते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है और संकोच भी हो रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूँ। प्रश्न करने की मेरे में क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनसंघ के समय से आप राजनीतिक जीवन में आप सक्रिय रहे हैं। आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय चतुर्भुज गोयल जी भी महानगर पार्षद रहे हैं, और आपके परिवार में की जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक और सेवा कार्यों के साथ साथ राजनीतिक रही है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आपका जो राजनीतिक जीवन है इतना लंबा है, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी आपके मार्गदर्शन में राजनीतिक जीवन मैंने जिया है। तो रामनिवास जी, थोड़ा वो प्रारंभिक काल परिवार के समय का, जब आप पिताजी की प्रेरणा से आप राजनीतिक जीवन में आए।
परवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उससे पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं चाहता हूं सबका आभार यहाँ व्यक्त करूं। श्री विकासदीप जी, चेयरमैन सर्वधर्म संगम टीवी चैनल, उनके तत्वाधान में, उनके चैनल के माध्यम से आज ये सतमुला कवियों की चौपाल, जिसमें मेरा कई बार आना हुआ है, दिल्ली विधानसभा में आयोजन हुआ था। अनिल सतमोला जी उसके मालिक हैं। और ये कवियों की चौपाल 2004 में आरंभ होकर और 22 वर्ष की एक लंबी यात्रा में लगभग 22,000 कवियों को अवसर दे चुकी है, जिसमें नव अंगतुक भी ज़्यादा रहे हैं और 1,000 कवि उसमें स्थापित कवि हैं, और जिसमें लगभग 8 वर्ष के बच्चों ने आरंभ किया था, आज वो अच्छे कवि बने हैं। और इसके पीछे केंद्र बिंदु परवीन आर्या जी, उनकी पूरी टीम, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ में बैठे अक्षय जी, नीरज जी मेरे पुराने परिचित हैं। अक्षय जी से ही कवियों की चौपाल में मिलना हुआ। नीरज जी विधानसभा में आए थे एक बार, तब उनसे मिलना हुआ। मैं उन दोनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ बैठे सभी कवि, इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोगी, और टीवी चैनल्स के सभी कर्मचारी, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब परवीन जी ने जो क्वेश्चन किया राजनीति से जुड़ा हुआ, मैं थोड़ा सा परवीन जी दुरुस्त कर दूं। मेरे पिताजी कभी महानगर पार्षद नहीं रहे, वो भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त भारतीय जनसंघ होता था, हाँ, जिला के कोषाध्यक्ष रहे हैं। अच्छा अच्छा। और लंबे समय तक रहे। तब पूरा जमुना पार एक जिला हुआ करता था। आपातकाल में वो पूरे 18 महीने जेल में बंद रहे। उस वक्त मेरी आयु 25 वर्ष की थी। और राजनीतिक जीवन की बात करें आप मेरी, तो मेरी 1967 में 17 साल की आयु थी। पंडित दीनदयाल जी की हत्या हुई बेगूसराय में। उस वक्त मुझे उनके विषय में अखबारों में पढ़ने को मिला। उनका व्यक्तित्व, उस वक्त उनकी टैची में एक धोती, एक तौलिया, 100 रुपये का नोट, जनसंघ के संगठन महामंत्री अखिल भारतीय, उनसे थोड़ा प्रेरित हुआ, प्रेरणा मिली और उनको पढ़ने की इच्छा राजनीति तक ले आई। और मैं 1993 में विधायक बना। अनेक जिम्मेवारियां दिल्ली में रही और धीरे धीरे जो वास्तविकता है, सच्चाई है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से रख रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये बड़ा टेढ़ा भी है और तीखा भी। मैं 2014 तक निरंतर भाजपा के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के अनेकों पदों पर रहा। सब आंदोलनों में भागीदार रहा। अयोध्या भी मेरा जाना हुआ। बहुत लाठियां खाई। 15 दिन फैजाबाद हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ये यात्रा लंबी है, इसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। 1993 में टिकट मिला। मेरा जीवन यहाँ एक बताना आवश्यक समझता हूँ। 14 साल की उम्र में वेलकम एक झुग्गी क्लस्टर है दिल्ली में, शायद नाम सुना या नहीं सुना। बेला रोड से झुग्गियाँ टूटकर आई थी, तब हमारा जीवन वहाँ से आरंभ हुआ था। गांधी मेमोरियल स्कूल जीटी रोड में प्रवेश लिया था। यानी कहने का अर्थ ये कि एक बहुत गरीब पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ। वहाँ सार्वजनिक शौचालयों में जाना, पढ़ाई की स्थिति बच्चों की जैसा झुग्गी क्लस्टरों में होती है, आप भली भांति परिचित हैं।
तो विधायक बनने पर ये थोड़ा सा मन में था कि समाज के इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, झुग्गी क्लस्टर में रहने वाले लोअर मिडिल क्लास गरीब, उनके लिए करने की कई बार इच्छाएं हुई विधायक बनने के बाद, लेकिन मैं कमोबेशी उनको किसी हद तक पूरी नहीं कर पाया। लेकिन मेरा संघर्ष 2014 तक जारी रहा। 3 बार मैं बीजेपी का जिलाध्यक्ष भी रहा, अनेक पदों पर रहा। विश्व हिंदू परिषद का पूर्वी दिल्ली का मैं अध्यक्ष भी रहा। इस सब के बावजूद अन्ना हजारे आंदोलन रामलीला में जब मैदान में हुआ, अक्षय जी को याद होगा, नीरज जी उसके गवाह भी हैं, पूरा आरएसएस भाजपा उनका सहयोग उसमें रहा, सब लोग उसमें लगे। और उस वक्त हमें भी कहा गया जाएं, आने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना हमें जिम्मेवारी दी गई। ये आपका प्रिय कार्य रहा है। प्रिय कार्य रहा, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और वहाँ से उस वक्त संजय सिंह जी से, कुमार विश्वास से, इनसे संपर्क में आया और ये बाद में घरों पर भी आए। बाई इलेक्शन थे 2014 में दिल्ली में, मुझे आग्रह किया गया आप बाई इलेक्शन लड़ें। मैंने उस वक्त स्पष्ट रूप से मना किया कि अभी जिम्मेवारी है उसको निभाऊंगा, फिर उसके बाद विचार करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी अन्य वहाँ के नेताओं से प्रभावित होकर, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य, मैंने 2015 में पार्टी ज्वाइन की और टिकट मिला। 2 बार मैंने लगातार विजय प्राप्त की और विधानसभा का अध्यक्ष रहा। बाकी इससे ज़्यादा मैं क्यों, ये मंच जो है मैं समझता हूँ कवियों का मंच है। और आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का बहुत संक्षेप में बिना कोई टिप्पणी करते हुए मैंने ये वैसा आपने जो बात कही ये सच्चाई है। ये आपके व्यक्तित्व का एक पहलू है। आपके पास जो भी कार्य आया है वो आपने संपूर्ण निष्ठा के साथ और बिना किसी भेदभाव के साथ किया। ये तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पता चल गई और चलनी चाहिए लोगों को कि आप, क्योंकि मैंने आपका वो कार्य देखा है और संभवतः दिल्ली में जो कावड़ सेवा कावड़ यात्रा, जब पहले लोग आते थे पता नहीं चलता था कि लोग कावड़ लेके निकल जाते थे, इतना लोग ध्यान भी नहीं करते थे। मैं बचपन की बात करूं तो युवावस्था में जब मैंने देखा तो लोगों में जागृति आई और कावड़ लोग बहुत संख्या में लेकर निकलने लगे। और मुझे कहीं ध्यान आता है कि सबसे पहला बड़ा जो कावड़ शिविर बॉर्डर पर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर, जिसको पहले अप्सरा बॉर्डर बोलते थे, वहाँ आपने लगाना प्रारंभ किया। यहाँ पर ऐसे आपका जो प्रारंभ हुआ ये एक अनायास था या एक आपकी जो धार्मिक जागरूकता, एक वो, या कहे कि एक तरह से आपके अंदर जो शुरू से सामाजिक एक सेवा करने का भाव कि लोग इतना चल के आ रहे हैं और इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए? ये तो मेरे जीवन में बहुत पहले से धार्मिक संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ। वेलकम में 1970 में एक बहुत भव्य मंदिर, राम मंदिर भी हम लोगों ने बनाया। लेकिन जहाँ तक कांवड़ कैंप की यात्रा है, जमुना पार का ये हमारा कैंप पहला नहीं था। लाला मुरलीधर जी सिलमपुर और यमुना विहार के पास कैंप लगाते थे। पहले कांवड़िए जितने भी हैं जो गंगा से, मुरादनगर से पानी की लाइन आती है दिल्ली, उसके साथ साथ कच्चे रास्ते से आते। अच्छा, कच्चे रास्ते से जीटी रोड से तो गंग नहर रोड जिसको बोलते हैं, यहाँ से तो बहुत बाद में आरम्भ हुआ है। यहाँ से जब आरंभ हुआ, मैं उस वक्त बेकार में रहता था, निकलते हुए देखते थे जीटी रोड से
कोई व्यवस्था नहीं थी, तो दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे 1995 में हमने कैंप लगाया, बहुत छोटा सा, लेकिन धीरे धीरे वो इतना विशाल रूप ले गया कि दिल्ली का सबसे बड़ा सुचारू, अनुशासित और बहुत पवित्र भोजन लोगों को मिल सके, उसकी हम लोगों ने व्यवस्था की। और उससे प्रभावित होकर 2011 में जो कांवड़िए वहाँ चलते थे हरिद्वार से जल लेके, वो कई बार उन्होंने आग्रह किया उससे पहले कि गोयल साहब एक हरिद्वार से चलने के बाद रुड़की तक कोई कैंप नहीं है, 30-35 किलोमीटर, हम लोग परेशान रहते हैं, एक कैंप वहाँ भी लगाना आरम्भ करें। तो 2011 में हरिद्वार से चलने के बाद पहला कैंप, अब तो कई कैंप हो गए हैं, हमने बहादुराबाद नहर के किनारे लगाया और 2011 से वो निरंतर चल रहा है। हमारे एक 400 लोगों की टीम है, वो सारी व्यवस्था करती है। और धार्मिक रुचि का जहाँ तक विषय है, आप सब लोगों ने पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी का नाम सुना होगा। हाँ जी, बिल्कुल। उनकी कथाएं चैनल सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, सुप्रसिद्ध। 1996 में हमने उनकी पहली कथा पूरी दिल्ली में करवाई थी और दिल्ली में उनको स्थापित भी हमारी राम कथा टीम ने किया था। मैं उस वक्त तो मेरी शिक्षा और हेल्थ में बहुत रुचि रही। आर्य गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर रघुवरपुरा, आप उसके अध्यक्ष, उसका चेयरमैन था, अध्यक्ष था। तो वहाँ कोई सभागार नहीं था बच्चों को बैठने के लिए। अरे हाँ, उस प्रांगण में 3 स्कूल हैं। डॉक्टर हेडगेवार, तो डॉक्टर हेडगेवार के नाम से एक सभागार बना। ये मन में आई थी, अपने मित्र मंडली में चर्चा हुई, एक सभागार बनाना है, मोटा खर्चा है। तो विचार हुआ कि विजय कौशल महाराज जी की कथा ली जाए और उससे कुछ न कुछ प्रयास करके धनराशि बचे। बिल्कुल। 3 कथाएं हमारी उस वक्त की कल्पना करिए, 96 की, 10 लाख रुपए की कीमत। हर वर्ष 10-10 लाख रुपया बचा कथाओं से और 30 लाख रुपए से वो 16,000 स्क्वायर कवर फीट जो है। आज कितना काम आ रहा है उस एरिया में, इतना बड़ा सभागार नहीं कहीं कोई नहीं है। विवाह शादियां भी लोगों की होती हैं। वो समर्पित हुआ और तब से हम महाराज जी के साथ जुड़ गए। दिल्ली से बाहर और इवन भारत से बाहर, श्रीलंका, सिंगापुर, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, महाराज जी की लगभग 27 कथाएं हम लोग करवा चुके हैं। और अभी इस वर्ष मार्च में कथा विवेक विहार थाने के सामने हुई है। विशाल पंडाल, लगभग 5,000 लोग कथा में आते हैं, बड़ा शांतिपूर्वक चलता है। और कई धार्मिक कार्य हैं, इन कार्यों से मैंने जुड़ा। वैसे मुझे ये भी ध्यान आता है, क्योंकि मुझे बात चली ना कि कांवड़ सेवा शिविर लगाए, तो मुझे 2007 का अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अधिवेशन की याद है। विवेकानंद स्कूल में हुआ था और दिल्ली की टीम इतनी सक्रिय नहीं थी। क्यों अक्षय जी? मैं था उसमें। हाँ, अक्षय जी उस टाइम। तो उस समय हमारे साहित्य परिषद के पालक अधिकारी हमारे माननीय प्रांत संचालक सत्यनारायण बंसल जी हुआ करते थे। तो हमने उनसे चर्चा की, भाई दिल्ली को हमें राष्ट्रीय अधिवेशन मिला, तो करे कैसे। तो बाबू जी कहने लगे कि एक काम करो भाई, आप बैठक रख लो। तो हमने डॉक्टर वीके मोंगा जी के उस टाइम निगम पार्षद थे, उनके यहाँ हमने रखी। उनका जितने भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, प्रमुख लोगों को बुलाओ। तो उस समय शायद राजेश गोड़ भी निगम पार्षद थे। तो कहते भी अपने जिला अध्यक्ष को भी बुलाना। तो मैंने आपको आमंत्रित किया और बड़ा दुष्कर कार्य लग रहा था, क्योंकि दिल्ली की टीम इतनी संगठित टीम नहीं थी और कार्यक्रम में मिल गया तो करना। तो उस समय मुझे स्पष्ट ध्यान है कि बाबूजी ने संकेत किया, यानी बाबूजी यानी माननीय सत्यनारायण बंसल जी ने, कि आप
रामनिवास गोयल जी को इस अधिवेशन का संयोजक बना दो और भूल जाओ। और उस टाइम सस्ते ज़माने में 2007 में लगभग 7 से 8 लाख का बजट बना था, और उसमें मुख्यतः जो था 700 लोगों की आवास भोजन व्यवस्था वगैरह का। तो कुछ लोग आनाकानी कर रहे थे उस टाइम, खुद इन्होंने आगे खड़े होकर बोल दिया था कि भाई क्या नाम, आप जब बाबूजी ने बोल दिया तो अब चिंता छोड़ दो। वो उस टाइम जो आप साहित्य परिषद से जुड़े, साहित्य परिषद के कुछ लोगों से मिलना हुआ, हमारे अखिल भारतीय अधिकारियों से मिलना हुआ, उस समय का भी अनुभव एक अपना अलग था। तो क्योंकि आप साहित्यिक, आपने बड़ा ही स्पष्ट रूप से कहा भाई साहित्यिक मंच है, हम साहित्य की बातें करें। तो साहित्य परिषद का आपका वो अधिवेशन का समय, आपका जिस प्रकार से आपका सहयोग था, और आपने थोड़ा सा आपका हमारे साथ अनुभव रहा होगा, तो साहित्य परिषद के दृष्टि से आप क्या आपका रहा अनुभव? देखिए, मेरा परवीन जी, मेरा हृदय जो है वो कवि हृदय है, और साहित्य मेरी रुचि है, साहित्य पढ़ना। ये मैं विषय बता रहा हूँ आपातकाल से पहले का। आपातकाल के बाद परिवार के 3 लोग बंद थे, सब डिस्टर्ब हो गया, जेल में व्यापार ठप हो गए, तो रुचि उस विषय पर मुझे रोकनी पड़ी बहुत कई वर्षों तक। फिर विवाह होने के बाद बच्चे गृहस्थ में जब चले जाते तो वो सभी के साथ होता है, मेरे साथ ही। उस वक्त कई कविताएं भी लिखी। तो साहित्य का जब नाम आया, और मैं स्वर्गीय सत्यनारायण बंसल जी का स्वयं बहुत सम्मान करता था, वास्तविकता में एक वो बहुत ही महान कार्यकर्ता थे, समर्पित कार्यकर्ता। उनका आदेश हुआ और मेरे मन के अनुरूप साहित्य का वो विषय था, तो मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा, और साहित्य परिषद के अनेक कार्यक्रमों में मेरा आना जाना रहा, कवियों का भी। और कवियों की चौपाल मैंने एक बार विधानसभा में भी करवाई, और विधानसभा में भी कई साहित्य को लेकर के कई अनेकों बार हम लोगों ने कवियों को, कवि सम्मेलन, कवियों को बुलाना, उनका सम्मान करना, ये सब हमने किया, और आज भी अवसर मिलता है तो करते हैं, जाता हूँ। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। वैसे एक साहित्य परिषद में आप संगोष्ठी में ध्यान होगा आपको, गांधी स्मृति में था, और आपको विषय दिया था गीता के, हाँ, गीता भगवत पर, गीता पर आपका था। मुझे गीता का विषय दिया गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या खाते हैं बताऊं? वो था गीता भाष्य का, उसमें जो वर्तमान परिस्थिति और गांधी जी के उसमें सामंजस्य करता है आपका विषय था, और वो बड़ा लोगों ने उसको बहुत बाकायदा उसको सराहा था, और वो रिकॉर्डिंग हमारे से कहीं मिस है। और वो जिस दिन मैंने उनको बोला हुआ है साधना टीवी, उस टाइम क्योंकि साधना टीवी पे चलता था शो, साधना टीवी वालों से मैंने मांगा हुआ है। तो एक तो ये तो आपका एक मतलब साहित्यिक पक्ष मैंने आपको देखा, वहाँ भी एक मन में वही वाली बात आ गई कि दोनों तरफ से मेरे मन में संशय नहीं था, संशय था, लेकिन हमारे संगठन मंत्री के मन में संशय नहीं था, श्रीधर पराटकर जी के। मैंने वैसे उनका ये कहना था कि प्रवीण, जितने भी, क्योंकि हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष 2-3 वर्ष बाद आएगा, तो उससे पहले जितने भी हमारे पुराने हमारे से साहित्य परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप कार्यक्रम में बुलाओ अधिवेशन में। तो मैंने संकोच से कहा, मैंने वैसा हमारे 2007 के जो हमारे संयोजक थे अधिवेशन के, आजकल वो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं,
और अध्यक्ष विधानसभा। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष हैं। और आप थोड़ा सा वो दूसरी पार्टी में, कहते कि क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कहते कार्यकर्ता वाला भाव तो उनके अंदर आप आज भी होगा, आप उनको निसंकोच उनको आमंत्रित करो, बाकी का विषय मेरा है। कहते कि ये कभी भी सोच अपने मन में कभी मत रखना। कार्यकर्ता जो एक बार आपसे साथ जुड़ गया, फिर कहना फिर इसका मतलब तुम अभी तुम स्वयंसेवक पूरी तरह से बने नहीं हो। तो उसी संकोच के साथ फिर मेरा तो संकोच समाप्त हो गया। मैंने भाई साहब को कहा, इन्होंने झट कह दिया कि भाई प्रवीण ये तो संकट तुम्हारा होना चाहिए, मेरा कोई संकट नहीं है। मैं तो साहित्य परिषद को है, ये राजनीतिक क्षेत्र होता तो एक बार सोचता। तो वो अनुभव हम दोनों के लिए बड़ा अच्छा था। वैसे वो साहित्यिक हो गया, सामाजिक हो गया, समाज के साथ एक सेवा कार्य जो मैं देख रहा हूँ कि महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान, ये जो आपने प्रारंभ किया, इसके पीछे ये तो जरूर इस पर सोच है कि सेवा करनी है समाज की। तो विशेष किस प्रकार से आपने इसको प्रारंभ किया, क्योंकि किसी चीज़ को प्रारंभ करना या सोचना तो आसान है, उसको मेंटेन करना, दीर्घकालीन चलाना, यानी कि ऐसे जैसे टीवी शो, कविताओं का कार्यक्रम प्रारंभ करना तो आसान है, कई शो शुरू होते हैं 1-2 वर्ष के बाद दम तोड़ देते हैं। पत्रिकाएं शुरू होती हैं 1-2 वर्ष में चलती हैं, तीसरे वर्ष दम तोड़ देती है। लेकिन आपने जो ये महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान, आपने हॉस्पिटल छोटे लेवल से शुरू किया और आज इतना इसका बृहद रूप है। थोड़ा इसके पे चर्चा करें, अपनी मन की बात कि कैसे सोच आपकी जन्म हुई और कैसे इसको आप मेंटेन करके चल रहे हैं और क्या इसकी सुविधाएं हैं। प्रवीण जी, आपने साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित गीता पर विचार गोष्ठी की बात रखी। वहाँ सिर्फ एक ही बात कहूँगा, गीता हमारे घरों में होती है लेकिन हम उसका अध्ययन नहीं करते। केवल रखी है, मस्तक से छू लिया, वो भी भूले भटके। कभी अध्ययन कितना करते हैं इस पर चिंतन करना चाहिए। मेरी गीता में कभी पहले, बहुत पहले रुचि नहीं थी। मैं समय नहीं था जिस वक्त मुझे विषय दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष था, बिजी बहुत था। मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले मुझे बताया गया आपको आना है। लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को एक बार पढ़िए, राम सुखदास जी को पढ़ लीजिए। उनके चरणों की धूल भी माथे पर लगाई जाए तो कम। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको पढ़ करके अपने आप मन में रुचि आ जाएगी, मैं गीता का अध्ययन करूं। और 14वें अध्याय को तो निश्चित रूप से पढ़ डालिए जाकर के। इतना ही मुझे इस विषय पर कहना था। जहाँ तक आपने प्रवीण जी हॉस्पिटल की बात की, मैं आपने स्वयं कहा, मैं जीटीबी हॉस्पिटल का चेयरमैन भी रहा हूँ 93 से लेकर 98 तक। उस वक्त वहाँ मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखते थे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन। लोगों को परेशान होते हुए देखा बहुत। एक्सरे डॉक्टर ने लिख दिया 1 महीने में नंबर आ रहा है, अल्ट्रासाउंड 3 महीने में नंबर आ रहा है, और ब्लड टेस्ट की लंबी लाइनें लगी। उस वक्त कभी मन में आया था कि कभी अवसर मिलेगा तो एक चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर आरंभ करेंगे। और सन 2000 में, उससे पहले हमने निःशुल्क एम्बुलेंस और सब वाहन आरंभ किया। अच्छा। आज हम पूरे दिल्ली एनसीआर में भेजते हैं। 4 हमारे पास सब वाहन हैं, 2 एम्बुलेंस हैं, निःशुल्क जाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। और वहीं से ये विषय फिर निकला धीरे धीरे करके कि लोगों को परेशानी होती है, बुखार हो गया, खांसी, जुकाम, और गरीब लोग हैं, एम्बुलेंस जाती है, छोड़ के आती है हॉस्पिटल,
फिर उनको लेने जाती है, क्यों ना एक छोटा हॉस्पिटल शुरू किया जाए। 2000 के बाद 2010 में 10 साल में हमने ज़मीन ली सूर्यनगर में, उस वक्त 3.5 करोड़ के लिए। ट्रस्ट है हमारा, और वो 2013 में डायग्नोस्टिक सेंटर आरंभ हो गया और एक संत द्वारा उसका शुभारंभ हुआ, पूज्य विजय कौशल जी महाराज द्वारा, और वो धीरे धीरे बुलंदियों को छू गया। और 2024 में, यानी 1 साल पहले, प्लॉट तो हमने कोरोना काल से पहले ले लिया था, लेकिन 2 साल कोरोना काल के थे, उसमें हम आरंभ नहीं कर सके। 2024 में पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी के कर कमलों से ही हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। वहाँ बहुत कम रेटों पर सब सुविधाएं उपलब्ध है, एक ब्रेन और हार्ट की सर्जरी छोड़कर सब सर्जरी है, और बहुत नॉमिनल रेट, बहुत ही कम रेटों पर, जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख से 1.5 लाख तक की होते हैं, हम कुल 30,000 रुपये में करते हैं। हम सर्जरियन डिलीवरी कुल 45,000 रुपये में करते हैं। और कोई आके कहता है जी मैं इतने नहीं दे सकता हूँ, गरीब हूँ, कितने दे सकता है, बाकी को हम आपस में एक फंड बना हुआ है हम लोगों का, उस फंड में से हम शेयर कर लेते हैं, वो भी हम लोग हेल्प करते हैं। अभी हमने आँखों का ऑपरेशन का आरंभ किया है, लेंस लगाने का। 1 जनवरी 2025 को पहला ऑपरेशन हुआ था, अरे वाह, और निःशुल्क हम 250 ऑपरेशन कर चुके हैं। प्रवीण जी ने भी अपना ऑपरेशन हमारे यहाँ करवाया, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने भी अपने हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करवाया है, दोनों आंखों का। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब ने और अपना वहाँ- भी वही कराया, कि लोग ना इसको बड़ा हल्का लेते हैं इन चीजों को। बहुत बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, एमडी से कम कोई डॉक्टर नहीं हमारे पास, किसी भी प्रकार का एमएस एमडी से कम डॉक्टर नहीं। और ओपीडी की फीस कुल एमडी डॉक्टर की 200 रुपये है। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट, 2-3 और थोड़े जरा सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर तो ना कहिए सीनियर, वो विषय सीनियर है, न्यूरो सर्जरी का विषय सीनियर है, तो वो 300 रुपये है उनका। बाकी सबका कुल चार्जेस 200 रुपये है। जो कुछ कंपनसेट करना है डॉक्टर्स को वो हमारी संस्था करती है, लेकिन पब्लिक से कुल 200 रुपये चार्ज करते हैं। कोई हॉस्पिटल मैक्स में जॉब कर रहा है, कोई दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल उनमें जॉब कर रहा है, लेकिन उनको प्रेरणा दी, प्रेरित किया, भाई आप हफ्ते में 1 घंटा दे दो, आप 2 घंटे दे दो, वो देते हैं। उनको भी लगता है कि मैं अपनी ओर से कुछ समाज सेवा कर रहा हूँ। करवाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल और प्रवीण जी ने जिस ढंग से कवियों को 22,000 कवियों का प्लेटफॉर्म पर ला, ये करवाने वाले की शख्सियत है, और वो जो करना चाहता है वो कर लेता है, कर गुजरता है। आज लगभग उस हॉस्पिटल में 300 से 400 लोग डेली आते हैं हर काम के लिए, चाहे ब्लड टेस्ट है, चाहे एक्सरे है, चाहे सीटी स्कैन है, चाहे अल्ट्रासाउंड है, चाहे आँखों की जांच है, दांतों की जांच है, या ओपीडी है, फिजियोथेरेपी है, हर प्रकार से फुल फ्लेज हॉस्पिटल है। इसकी आगे इसको और हाँ रामनिवास जी, मेरी एक जिज्ञासा थी कि आपके इस संस्था अस्पताल में कि गरीब आदमियों के लिए ही सुविधा है या कोई भी व्यक्ति उसमें कर सकता है? और एक और साथ में ये कि पैसे की बात नहीं है, लेकिन अच्छा इलाज मिल जाए उस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ आपको। लगभग इस 1 साल में नया हॉस्पिटल है, लगभग मैं 38 डिलीवरियाँ कर चुका हूँ। 38 में से 14 सर्जरी की हुई हैं, सभी सफल हुई हैं, सभी सुरक्षित हैं, ठीक हैं, बड़े। और उनके कमेंट्स आके पढ़ेंगे आप, वास्तविकता में हैरान हो जाएंगे।
और हमारे यहाँ ऑपरेशन में, सर्जरी में सबसे ज़्यादा गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी आई है। बहुत मुश्किल है। मोर देन 52, कल तक 52 थी, आज को ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। 52 सर्जरी हम कर चुके हैं। कुल 30,000 रुपये लेते हैं, जो 1.5 लाख लेते हैं, 1-1 लाख लेते हैं, और सब की सब सफल है। आज तक कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई, कोई कैजुअलिटी नहीं आई, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई, आप अंदर घुसेंगे तो आप देखेंगे कि किसी 5 स्टार हॉस्पिटल से कम बिल्कुल है। 5 स्टार जैसे। नीरज जी कुछ पूछना चाहते हैं? हॉस्पिटल जैसा एक समाज सेवी, मतलब इतना बड़ा समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं आदरणीय गोयल साहब यहाँ बैठे हैं, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो राजनीति के साथ साथ बिल्कुल निस्वार्थ एक समाज सेवा में भी हैं और साहित्यकारों का बहुत सम्मान करते हैं। तो मुझे एक प्रसंग भी है और उसमें फिर मैं प्रश्न भी है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा था कि वो आदरणीय गोयल साहब ने मुझे एक बार विधानसभा में आमंत्रित किया था, और क्योंकि वो साहित्यकारों का, विचारकों का हमेशा सम्मान करते आए हैं, और एक ऐसा ईमानदार व्यक्तित्व अगर किसी को बुलाए वो भी विधानसभा में, तो बड़े सम्मान की बात थी। तो मैं जा रहा था विधानसभा, थोड़ा सा प्रोग्राम में लेट हो रहा था, तो मुझे ट्रैफिक, मैं मोबाइल पे था, ट्रैफिक वाले ने मुझे रोक लिया वहीं, बोले जी आपका चालान होगा। तो मैंने कहा मैं तो, पता है मुझे, गोयल साहब ने बोला। कह रहे कौन गोयल साहब? मैंने कहा आदरणीय रामनिवास गोयल जी हैं, स्पीकर हैं वो। उन्होंने विधानसभा बोला, अरे आप वहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर चालान नहीं किया। लेकिन वहाँ पे मैं गया, बहुत अच्छा सम्मान, और सब मेरा एक, उन्होंने फिर मुझे वो दिखाई जहाँ पे फांसी होती थी स्वतंत्रता सेनानियों को, और मुझे ये भी पता लगा कि आदरणीय गोयल साहब ने उस जगह का पता लगाया था। यही मैं पूछना चाहता था कि ये कैसे उन्होंने पता लगा लिया कि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को इस जगह पे यहाँ फांसी देते थे। नीरज जी, आप स्वयं दूरदर्शन में रहे हैं, आपका अनुभव भी है। आपने 2 क्वेश्चन मुझसे किए, राजनीति और ये सेवा कैसे जुड़े हुए हैं। सेवा मेरी प्रायोरिटी है, और जिस विषय में आपकी प्रायोरिटी होगी उसके लिए स्वयं कुदरत नीचे आकर के निस्वार्थ भाव से करने वाले को वो हाथ दे देती है, सहारा देती है। ना वो राजनीति में फेल हो पाता है, ना सामाजिक कामों में। मेरा ये गहरा, अत्यंत गहरा विश्वास है, और उसी के कारण हम चल रहे हैं। हाँ, 1975 में आपने जो बात कही, नहीं, अभी 2025 में मेरी आयु 75 वर्ष हो गई थी। मैंने स्वयं केजरीवाल जी से कहा, अखबारों में बहुत आया, मेरी आयु 75 वर्ष हो गई है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, किसी और को मेरे स्थान पर टिकट दीजिए। तो प्रायोरिटी मेरी जहाँ है मैं वहाँ आ गया, और अब 12 बजे से लेकर रात के 7-8 जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं हॉस्पिटल में ही बैठता हूँ, वहीं निरंतर सेवा में लगा रहता हूँ। दूसरा, जहाँ तक विधानसभा की बात है, दायित्व मुझे मिला, और इस दायित्व को राजनीतिक दृष्टि से निभाते हुए, सामाजिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से निभाते हुए, देशभक्ति का विधानसभा दिल्ली की जुड़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा का एक एक कण देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। तो विषय रखा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा। बिल्कुल, जी, ये विधानसभा नहीं है, ये 1911 में बनी थी जब हम गुलाम थे। उस वक्त की ये लोकसभा है। उस वक्त लोकसभा नहीं होती थी अंग्रेजों के समय। इसी को नेशनल असेंबली, इसी को बोलते थे। हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा उस वक्त बोला जाता था। अच्छा, एक न वैसे इसमें एक प्रश्न है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव ये असेंबली और जो वर्तमान में जो संसद भवन है, तो नेशनल असेंबली वो था या नेशनल असेंबली ये? नहीं, मैं इसको प्रवीण जी क्लियर कर दूं, समझिए कि पहले देश की राजधानी कलकत्ता में होती। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और कलकत्ता से अंग्रेजों ने निर्णय किया कि दिल्ली में बनाई जाए। तो विधानसभा परिसर जो है
ये पहले गुलाम भारत की लोकसभा थी, अच्छा। जिसे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था। 1936 में ये वर्तमान लोकसभा बनी, वर्तमान नहीं, वर्तमान से पूर्व। हाँ, तो वहाँ लोकसभा चली गई। उस वक्त भी उसका नाम केंद्रीय विधानसभा था। ये तो आज़ादी के बाद लोकसभा रखा गया भारत के संविधान ने। तो इस विधानसभा में नेहरू जी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, उस वक्त जो भी सिस्टम रहा उनको इलेक्ट करके लाने का, उस सिस्टम के आधार पर यहाँ बैठते थे। और सरदार विट्ठल भाई पटेल, बड़े भाई उनके, वो उस वक्त शासन अंग्रेजों का, लेकिन उस वक्त वो अध्यक्ष चुने गए थे 1912 में। विधानसभा के दिल्ली यानी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। उस वक्त अंग्रेजों की ये सोच थी, मैंने उसको पढ़ा विशेष रूप से, ऐसा आश्चर्य कैसे हो गया, वोटिंग हुई होगी, अंग्रेजों की मेजोरिटी रही होगी, और निश्चित रूप से मेजोरिटी थी उनकी। कांग्रेस होती थी और तो कोई होता नहीं था, जो भी तरीका था। लेकिन 3 वोट अंग्रेजों ने कि लोकसभा चलाने वाला विपक्ष का व्यक्तित्व होना चाहिए, तो विट्ठल भाई पटेल को वोट दिए। वो तीनों के नाम आज इतिहास में दर्ज है। तो विधानसभा बनी, और ये पूरी की पूरी देशभक्तों की एक पृष्ठभूमि रही है। इस कारण वहाँ से उसका और अंदर घुसेंगे आपको लगेगा कि विधानसभा में हम आए हैं। तो उस वक्त विधानसभा में नीरज जी बड़ा अच्छा था जो वो दिन हमारे लिए 10 साल, और उस 10 सालों में अब मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रभावित हूँ। राजनीति को छोड़ दीजिए, विधानसभा में जहाँ हम लोग बैठते हैं वहाँ उनका चित्र नहीं था। इंदिरा गांधी का था, राजीव गांधी का था, चाचा नेहरू जी का था। उनको 22 पास कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का विधानसभा में चित्र लगवाने का मुझे सौभाग्य मिला, और वहाँ जलियांवाला बाग का एक बहुत बड़ा भित्ति चित्र हमने लगवाया। लगता है कि उसको देखने से बड़ा अच्छा लगता है, एंट्रेंस पर ही है, एंट्रेंस पर। और लगभग जो विधानसभा की गैलरी है हमारी, इंडियन सांसदों को भी चलने की उसमें इजाजत नहीं होती थी उस वक्त। उस गैलरी में केवल अंग्रेज सांसद चला करते थे, लाल कारपेट होता था। आज उसमें भारत के क्रांतिकारियों की, प्रवीण जी ने तो देखा है, लगभग 77 क्रांतिकारियों के चित्र लगे हैं। उसमें से लगभग 50 चित्र ऐसे हैं जो बालक थे, जिनको इतिहास भूल गया, उनको ढूंढा गया, और 18 साल की कम आयु के नीचे फांसियां दे दी गई, पेड़ों पर लटका दिया गया। और वो क्रांतिकारी जो किसी कारण इतिहास में जगह नहीं बना पाए, तो ऐसे क्रांतिकारियों के वहाँ चित्र लगे हैं, और चित्र लगा के नहीं छोड़ दिए खाली। उनके जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर मैं 10 साल बराबर कुछ ना कुछ आयोजन पुष्पांजलि करते रहे उनके चित्रों पर। तो ये विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो हम लोग को जाना चाहिए। फांसी घर का आपने जी, फांसी घर बात की, वहाँ माउथ टू माउथ चर्चा थी। 1993 जब विधायक बना तब भी ये चर्चा थी। चर्चा इस बात की थी कि 1936 के बाद लोकसभा यहाँ चली गई, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें 200 कमरे हैं, इसका क्या हुआ? तो उसकी खोज की गई, पेपर निकाले गए, अध्ययन किया। अंग्रेजों ने उस वक्त इसको
न्यायालय में तब्दील कर दिया, कोर्ट में। मुझे नहीं मालूम आपको कितनी रुचि आ रही होगी। नहीं नहीं, बहुत रुचि, बहुत रुचि। तो लाल किले से लेके एक सुरंग दिल्ली विधानसभा तक आती थी। पहले जो लाल किला में क्रांतिकारी बंद थे उनको पहले ओपन रोड से लाया जाता था, वो तो सिर्फ रहते, और जो वैन में आते थे जाली लगी हुई, वो वंदे मातरम बोलते थे। चौराहे पर जहाँ रुक गई गाड़ी, लोग खड़े होते थे, प्रेरित होते थे। अंग्रेजों ने कहा ये तो लोगों को भड़काते हैं। एक सुरंग बना दी लाल किले तक, 8 किलोमीटर लंबी। उस सुरंग के जरिए कैदियों को वहां लाया जाता था, सुरंग के जरिए वापस भेजते थे। पहले तो उस सुरंग को खोजा गया, सुरंग मिल गई। वो सुरंग अब तो लाल किले तक जाती नहीं, मेट्रो बन गई, सीवर लाइनें डल गई, लेकिन उसका माउथ मिला है। और वहीं से ये जानकारी मिली, उसके 2 माउथ है, एक लाल किले की ओर जाता है, एक हमारे फांसी घर की ओर जाता है। ये का वो तो विधानसभा का परिसर था, उसमें उसको देखा गया कि कमरा 93 में जब मैं विधायक बना तब भी उस पर ताला लगा रहता था, 2015 में बना तब भी ताला लगा रहता था। तो मैं एक दिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूछा, भाई ये ताला क्यों लगा रहता है इस कमरे को, क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उन्होंने आनाकानी की, जी बंद है कहते हैं यहाँ फांसी घर है। मैंने भाई खोलो तो से, इसको तो लाओ। उसको ताला तोड़ा गया, कमरा नहीं था, एक लक्कड़ का जीना ऊपर जाता था, और वो लक्कड़ का जीना 1936 में बनाया गया होगा, जब भी निर्णय लिया इन्होंने। उससे ऊपर चढ़ना इस वक्त खतरनाक था। फिर ऊपर चढ़े तो वहाँ दीवार को ठोक के देखा तो एक दीवार खोखली बोली। तो उस दीवार की 2-3 ईंटें निकाली गई तो नीचे बहुत पूरा गहराई तक जगह दिखाई दी, उसमें वो फांसी की पुलियाँ वो दिखाई दी। फिर नीचे कहाँ जाता है, वहाँ पेशाब घर बना दिया गया, तो उस पेशाब घर को तोड़ा गया। उस पेशाब घर के पीछे की दीवार फिर हटाई गई। तो वहाँ बहुत कुछ मिला जो आज उस फांसी घर में सुरक्षित रखा है। लगभग 10-12 जूते, वो कपड़े वाले जूते जो कैदियों को दिए जाते थे, उनकी जोड़ियाँ मिली 10-12 जूतों की, और कांच की गोलियाँ मिली। वहाँ 2 फांसी देने वाले वो स्थान मिले, तो इसलिए वो फांसी घर निकल के आया सामने। वो गोलियां मिली, वो आश्चर्य था। मैं इसलिए बड़ा चकित रहा, ये गोलियां क्यों मिली। तो पता लगा अंग्रेज जिनको फांसी दे के नीचे गिरा देते थे, उसको ऊपर से गोली मार के देखते थे, इतना डरते थे कि इस गोली को मारने से वो हिलता तो नहीं, डुलता तो नहीं, तब उसकी हिम्मत करते थे उसको हाथ लगाने की। तो ये परिस्थितियाँ थी। उनके नाम समय नहीं था, और उनके नाम ढूंढते, इतिहास के पृष्ठ खोलते, कौन कौन बंद थे, कहाँ किनको फांसियाँ दी गई। तो आपने देखा जो सुरंग थी उसकी आकार कुछ पता चलता था कि उसमें वाहन वगैरह आ सकता था या पैदल? नहीं, केवल पैदल आ सकते थे। पैदल आ सकते थे, खड़े होके आ सकते। मैं परवीन जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब प्रभुत्व नागरिकों का, देश के जो कवि हृदय रखे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा, कवि का हृदय बड़ा कोमल होता है, तभी वो कुछ लिख पाता है, बना पाता है। इनसे मिलने का अवसर दिया, कवियों को सुनने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। हालांकि मुझे पहले बोल देना चाहिए था अनिल जी के विषय में। अनिल सतमोला जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और जिस हॉस्पिटल का जिक्र किया उससे 10 कोठी ही उनका घर है, कुल 10 कोठी की कुछ कदमों पर। और वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पिछले 4 साल से महामंत्री का दायित्व भी संभाले हुए। और ये थोड़ा सा वो सामाजिक ही नहीं, और व्यापारी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक काम बहुत करते हैं।
ये उनका आपके चैनल के माध्यम से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कवियों को सम्मान दिया है, एक मंच दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज सेवा के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं। आप दिल्ली में इतने बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। आपका हार्दिक साधुवाद। आप हमारे टीवी शो पर आए, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सतमोला कवि चौपाल से मैं निवेदन करता हूं कि यदि आपको ये कार्यक्रम भेंट वार्ता अच्छी लगी हो, सतमोला कवि चौपाल का ये सेगमेंट पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है 9711182183 उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। और अगले पॉडकास्ट में भेंट वार्ता में हम किसको बुलाएं उसके भी आप हमें राय दे सकते हैं। और यदि आप सतमोला कवि चौपाल में हमारे सदस्य बनना चाहते हैं और ओपन माइक, स्टोरी टेलिंग, हमारे नए सेगमेंट हैं, वीडियो सेगमेंट है, उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें और इससे आपको एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले रविवार सतमोला कवि चौपाल में। नमस्कार। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है। जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।